अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार फ्रॉम कैम्ब्रिज कॉलेज। वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट क्लासरूम ट्रेनिंग की इस वीडियो लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले मैंने जितने भी लेक्चर डिलीवर किए हैं वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे और यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी। स्टूडेंट, आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस पे मैं बात कर रहा था और प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के अंदर हमने इस बात को डिस्कस किया कि उसकी अलामत क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जस्ट ता है, ती है, ते है इनफ नहीं है, बल्कि उसके साथ आपको ये देखना है कि उसके अंदर कोई कंपल्शन ना हो, यानी काम मजबूरन ना किया गया हो। और दूसरी बात ये कि उसके अंदर मेन वर्ब का होना ज़रूरी है। तो तीन चीज़ें कंपल्सरी हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी के लिए। व्हेन दीज थ्री things are present in that particular sentence, then you can make that sentence according to that rule। फिर आप उसको बना सकते हैं कि that sentence can be called active voice। अदरवाइज आपको कोई और रूल अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो एक किताब रखता है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, दोनों के एंड पे ता है, ती है, आर है, लेकिन ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि एक के अंदर मेन वर्ब नहीं है और दूसरा जो काम है वो बाय फोर्सफुली हो रहा है, यानी उसके अंदर कंपल्शन शामिल है। आज हम जिस मौजू पे डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट एक बात सुन लें, पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस का कोई अलग से टॉपिक नहीं होता, यानी कोई ये नहीं है कि कोई अलग से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसका कोई टॉपिक है। एवरी सेंटेंस कैन बी मेड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव इफ देयर आर सर्टन रूल। अगर कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ कंडीशन है, देयर आर सम कंडीशन, अगर वो उसके अंदर लाए करती हैं, यू कैन कन्वर्ट सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव, यानी आप वॉइस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अगर वो कंडीशन उसके अंदर पूरी है। अब यहाँ पे देखिए, इसकी भी आइडेंटिटी सेम है, इसके अंदर आपको दोबारा आइडेंटिटी शामिल करने की जरूरत नहीं है, वही ता है, ती है, ते है, वही नो कंपल्शन और मेन वर्ब का होना जरूरी है। जब ये चीजें मौजूद हैं, वो सेंटेंस किसका हो गया, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब ये डिसीजन करना है वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है, तो उसके लिए कुछ रूल्स है। जैसे एक्टिव वॉइस के एक रूल है SVO, हमेशा फ्रंट पे सब्जेक्ट आता है, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट उर्दू लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, हम उर्दू की बात कर रहे हो या इंग्लिश की बात कर रहे हो, हमेशा सब्जेक्ट ऑलवेज लीड्स ऑन फ्रंट। मिसाल के तौर पे वो ख़त लिखता है, इसमें वो लीड कर रहा है उर्दू लैंग्वेज के अंदर, ही राइट्स अ लेटर, ही क्या कर रहा है, लीड्स कर रहा है। इट मीन्स दैट सब्जेक्ट ऑलवेज लीड्स ऑन फ्रंट, हमेशा फ्रंट पे लीड करता है इन एक्टिव वॉइस सेंस। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टिव वॉइस तो हमारा हमेशा सब्जेक्ट क्या है, पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, यानी एक सीक्वेंस है SVO। जितनी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं, ऑल द एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस आर मेड ऑन दिस सीक्वेंस SVO, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बट नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट दो कंडीशन बड़ी ज़रूरी है। अगर आप एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना चाहते हैं या पैसिव की आप पहचान करना चाहते हैं, तो सबसे पहली, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। व्हाट इट मीन्स कि जब आप जुमला पढ़ोगे उर्दू का, आप देखोगे उसके अंदर सब्जेक्ट ही नहीं है, यानी द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग एन एक्शन, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज मिसिंग इन दैट सेंटेंस, वो उसमें मौजूद ही नहीं है, बल्कि वो क्या है, वहाँ पे सब्जेक्ट होगा ही नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। और जब भी जिस जुमले के अंदर सब्जेक्ट मिस कर जाता है, यानी सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, तो वो जुमला किसका कहलाता है, वो पैसिव वॉइस का कहलाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि सब्जेक्ट यानी काम करने वाला अपनी जगह पर नहीं होता है। व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, क्योंकि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, उर्दू हो या इंग्लिश हो, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट पहले नहीं होगा, पहले ऑब्जेक्ट आया होगा या वर्ब आया होगा। और जब भी किसी जुमले के अंदर व्हेन देयर इज नो सब्जेक्ट, दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इज रिलेटेड टू एक्टिव वॉइस, एंड व्हेन द सब्जेक्ट मिस
इट्स प्लेस, जब अपनी प्लेस को क्या करता है, वो मिस करता है, नहीं होता है, तो वो सेंटेंस भी क्या होता है डियर स्टूडेंट, वो भी पैसिव का होता है। तो ये दो कंडीशंस हैं, जब ये किसी के ऊपर अप्लाई हो जाएं तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, वो पैसिव वॉइस कहलाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इसको हम बनाते कैसे हैं। ये इक्वेशन है, जो मॉडर्न इंग्लिश है, आपकी जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है उसके अंदर इक्वेशन नहीं थी, लेकिन अब जो इंग्लिश मॉडर्न लेवल पर पढ़ाई जा रही है उसके अंदर कुछ इक्वेशंस बनाई जाती हैं। अगर उनको आप सही से याद कर लें तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लेना है। कोई भी सेंटेंस आप पैसे बना रहे हैं, वेदर वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है, किसी भी टेंस से रिलेटेड है, किसी भी मोडाल वर्ब से रिलेटेड है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लेना। और ये कंपलसरी है, यानी हर पैसिव का जुमला बनाते हुए हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट पे लिखते हैं। और दूसरी चीज़, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की तीसरी हालत, मतलब गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन। अब हम यहाँ पे राइट नहीं लेंगे, हम रोट नहीं लेंगे, हम रिटन लेंगे, हम गो नहीं लेंगे, वेंट नहीं लेंगे, हम गॉन लेंगे। यानी ये दो कंडीशंस हैं, यानी याद रखिए इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ कंपल्सरी, यानी ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये कंपलसरी हैं। जब भी आप व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ सेंटेंस इन पैसिव सेंस, यू आर बाउंड टू यूज ऑब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आपको इसको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फॉलो, अदरवाइज यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस अगर ये दो चीज़ें आप नहीं लिखते। अब ये सेंटर का स्ट्रक्चर यानी टेंस टू टेंस, वर्ब टू वर्ब बदलता रहेगा। तो सेंटर के अंदर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, इस टेंस के मुताबिक इज और एम, यानी इनके साथ इज और एम आ जाएगा। अब एक एग्जांपल की मदद से हम इसको समझते हैं। खत लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि सबसे पहले जब भी आपके सामने जुमला आए, उर्दू का आए, तो आपने सबसे पहले यू विल हैव टू इंडिकेट वर्ब, आपने काम को यहाँ पे इंडिकेट करना है, इसके अंदर काम क्या हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप गौर करें तो इसके अंदर जो वर्ब है वो है लिखना, यानी क्या काम किया जा रहा है, लिखा जा रहा है। अब आपने ये देखना है कि जुमला एक्टिव का है या पैसिव का है, इसके साथ कौन लगाएं, उर्दू की टर्म कौन को अप्लाई करें, कौन है लिखने वाला, तो कोई भी नहीं। देखिए ना, खत लिखा जाता है, कौन है लिखने वाला, कोई भी नहीं है। जब कोई भी नहीं है तो ये जुमला किसका बन गया, पैसिव का, क्योंकि यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि जब सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो वो सेंटेंस किसका होता है, वो पैसिव का होता है। अब दूसरी चीज़, किस चीज़ को लिखा जा रहा है, दो टर्में आपने उर्दू की याद रखनी है, एक कौन और दो किस चीज़। किस चीज़ को लिखा जा रहा है, तो डियर स्टूडेंट खत को लिखा जा रहा है, तो वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब देख सकते हैं राइट नाउ हेयर इज मेंशन दैट वर्ब भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, बट क्या है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो ये जुमला किसका है, पैसिव वॉइस का है। अब आपने जस्ट ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर ऑब्जेक्ट पुट कर देना है और बाकी थर्ड फॉर्म लगा देनी। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर करें, खत सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो किस चीज़ पे काम हो रहा है, लेटर पे, तो लेटर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे लेटर्स नहीं है, ये लेटर है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, एक चीज़ है। तो यहाँ पे इज आर एम में से क्या लगेगा, यहाँ पे इज लगेगा, लेटर इज रिटन। तो डियर स्टूडेंट देख सकते हैं लेटर कंपलसरी था और रिटर्न क्या था, कंपलसरी था। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ए, दा, दी ये लगाए जा सकते हैं, पर राइट नाउ आपने नहीं लगाने। जब मैं आर्टिकल का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये भी सेंटेंस आपका गलत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, इज आर एम और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट्स का आप स्क्रीन शॉट ले लें ताकि आप नोट आसानी से बना सकें। फिर मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। जी स्टूडेंट ले चुके स्क्रीन शॉट, वेरी गुड। अब यहाँ पे आते हैं, एक टेक्निक आपको समझ आ गई जिसके अंदर सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड अनदर टेक्निक जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है
बट अपनी जगह पे नहीं होता। ख़त मैं लिखता हूँ, देखिए ना, यहाँ पे काम मौजूद है, लिखना। कौन है लिखने वाला? मैं। सब्जेक्ट किस चीज़ को लिखा जा रहा है? ख़त को। यानी हेयर सब्जेक्ट इज़ प्रेजेंट, ऑब्जेक्ट इज़ प्रेजेंट, वर्ब इज़ प्रेजेंट। और मैंने एक बात कही थी कि सब्जेक्ट ऑलवेज लीड्स ऑन फ्रंट, हमेशा स्टार्ट पे आता है एक्टिव वॉइस के अंदर, उर्दू हो या इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे देखें, ऑब्जेक्ट पहले है और सब्जेक्ट बाद में है। जब ऐसी सूरत हाल आ जाए डियर स्टूडेंट, तो वो जुमला भी पैसिव वॉइस का होता है। अब इसको बनाने का तरीकाकार क्या? सेम वैसी है जैसे ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आएगा। यहाँ पे देखें, लेटर इज रिटन। अब यहाँ पे लगेगा बाय। अब थोड़ा सा इशू आ गया कि ये समझ नहीं आ रही कि बाय कैसे आ गया है। तो दो केस होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव केस जिसे हम कहते हैं फाइली हालत, और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस जिसे हम कहते हैं मफूली हालत। मिसाल के तौर पे, ही फाइली हालत है, हिम मफूली, शी से बन जाता है हर, फाइली और मफूली, वी से बन जाता है अस, आई से बन जाता है मी, दे से बन जाता है देम, यू ही रहता है फाइली हो या मफूली, इट हमेशा इट ही रहता है। अब डियर स्टूडेंट, एक रूल है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जहाँ पे भी बाय आ जाए और लेट आ जाए तो हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, कभी भी हम सब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम कर रहे हैं तो ये गलत है। डियर स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है, बाय और लेट के बाद इंग्लिश लैंग्वेज के मुताबिक हमेशा आप ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो अब देखें, यहाँ सब्जेक्ट क्या था? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। लेकिन यहाँ पे यू कैन नॉट यूज़ आई, आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? मी। क्लियर हो गया? यानी ये बात क्लियर होगी। अब देखिए, इसके अंदर जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो लंबी चौड़ी कोई रूटीन नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, इज, आर, एम प्लस नॉट। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देयर आर ओनली 5 हेल्पिंग वर्ब्स, इज, आर, एम, वाज, वर, इज, आर, एम, वाज, वर। बाकी ये जितने हैं, कैन, कुड, माइट, मे, शुड, वुड, हैव, हैज, हैड, एटसेट्रा, दीज ऑल आर कॉल्ड ऑक्सिलरीज वर्ब। इनको हम ऑक्सिलरीज वर्ब कहते हैं, मोडाल वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो लिंकिंग वर्ब है, जिसका दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब है, देयर आर ओनली 5 हेल्पिंग वर्ब्स, इज, आर, एम, वाज, वर। अब यही जुमला जब हम इसको नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे, सिंपल सा है, इसमें कोई चेंज नहीं लाया, जस्ट हमने क्या किया, लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। यानी यही जुमला, खत मैं नहीं लिखता या खत मुझसे नहीं लिखा जाता है। अब स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंट्रागेटिव की तरफ। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आई हैव हर्ड मैनी टाइम फ्रॉम मैनी माउथ्स दैट दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड इनकरेक्टली। इसको इंटरोगेटिव कहते हैं। इट इज़ नॉट एन इंटरोगेटिव, बल्कि ये क्या होता है, इंट्रागेटिव होता है, यानी इंट्रागेटिव। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रागेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस के अंदर डियर स्टूडेंट, हम इज, आर, एम प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हम इज, आर, एम को उठा के ऑब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और जुमला ट्रांसलेट हो जाता है। सिंपल सी बात है। इसी जुमले को लेते हैं, इज लेटर, इज अ लेटर। अब मैंने इसलिए लगाया कि स्टार्ट पे था तो लेटर लिख लिया, अब बाद में आया तो आपको आर्टिकल लगाना पड़ता है। इज अ लेटर रिटन, या इज अ लेटर रिटन बाय मी। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट।
और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के एक्टिव और पैसिव के ऊपर एक प्रैक्टिस का जो है वो सेशन होगा। मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, इन योर फ्यूचर, देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और इंग्लिश। आपको प्रैक्टिस करना बहुत लाजिम है। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझेंगे, इसको रिवाइंड करके देखेंगे, रिपीट करेंगे, अगेन एंड अगेन देखेंगे, और स्क्रीनशॉट जो आपने लिए हैं उससे आप नोट्स बनाओगे, और जब आप स्कूल के अंदर आओगे तो आपकी नोट्स बुक को ज़रूर चेक किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।